अस्सलाम वालेकुम। कैरियर काउंसलिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीक्वल के तौर पे आज हम मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें जॉब सर्च, सीवी राइटिंग, इंटरव्यू स्किल्स और टेस्टिंग के हवाले से हम बात करेंगे। इसमें उन एरियाज़ को जो स्पेशली जो हमारे नए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना होता है, उनको जो मसाइल पेश आते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद जमील साहब। आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और एक्सपीरियंस बैंकर हैं, जिनका एचआर में, लर्निंग में, कंज्यूमर बैंकिंग में, कमर्शियल बैंकिंग में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह से आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग्स और इंटरव्यूज़ के हवाले से लोगों को गाइड किया है। सर वेलकम कहते हैं आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और बेसिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जमील साहब के आम तौर पे रेज्यूमे और सीवी के दरमियान जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स उससे अवेयर नहीं होते। आप क्या समझते हैं कि सीवी में और रेज्यूमे में क्या डिफरेंस है? ज़रा हमारे जो नौजवान हैं इनको बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड कंडक्टिंग द इंटरव्यू। अमर भाई, बेसिकली हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए रेकमेंडेड है कि वो सीवी तैयार करें। सीवी बेसिकली प्रेफरेबली तो एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट है जो कि जिसके अंदर के आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और आपके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो बताए जाते हैं। अब जहाँ तक रिज्यूमे का ताल्लुक़ है, रिज्यूमे एक डिटेल्ड समझ लें डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि जो कैंडिडेट है उसके पास क्या स्किल सेट है। जो सीवी है वो एक तरह की डायरी टाइप एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, जिसके अंदर के क्योंकि हम फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं आज, तो उसमें फ्रेश ग्रेजुएट्स अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस, अपनी अचीवमेंट्स बताते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है अब तक, और स्पेशलाइजेशन उनकी क्या है ये बताते हैं कि उन्होंने किन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन की है, और वो रिलेट करते हैं उसको, अपने सीवी को उस जॉब से, उस स्पेसिफ़िक जॉब से जिसके लिए कि वो अप्लाई कर रहे हैं। सही। अच्छा जमील साहब, आपने एचआर की ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट की हैं, और आम तौर पे जो एम्प्लॉयर होता है वो किस तरह की सीवी जो है वो देखना चाहता है अपने एम्प्लॉय की, जब वो एम्प्लॉय उसके पास अप्लाई करता है तो उस सीवी में क्या मौजूद होना चाहिए और क्या मौजूद नहीं होना चाहिए? देखें, आपका जो सीवी है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब सीवी बनाएं, अब हम स्पेसिफिक सीवी का वर्ड यूज़ करेंगे, जब आप सीवी बनाएं तो आप उसके ऊपर सीवी का वर्ड मत लिखें। आप उस पर प्रेफरेबली लेफ़्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में अपना नाम लिख दें बोल्ड करके। अगर आपका बाकी टेक्स्ट जो है 10 या 12 का फ़ॉन्ट आपने उसके ऊपर लगाया हुआ है, से आपने कैलिब्री फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है तो आप, या एरियल फ़ॉन्ट लगाया है, तो आप अपना जो आपका नाम है उसको आप 14 का फ़ॉन्ट लगा दें, ठीक है। आगे आप अपना सन ऑफ लिख दें। यहाँ से आप अपने सीवी का आगाज़ करें, और मेल फीमेल दोनों के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप राइट कॉर्नर में अपनी पिक्चर लगाएं। अपनी लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर जो आपने जहाँ अपना नाम लिखा है, अपना सन ऑफ वगैरह लिखा है, तो उसके नीचे आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपना, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन है, कोई पीटीसीएल वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो लिखें। उसके बाद अपना ईमेल, जीमेल जो भी आपके पास है, हॉटमेल आप इस्तेमाल करते हैं वो लिखें। इंश्योर करें कि वो वर्किंग में हो और उसको आप रूटीन में देखते हो। रेजिडेंशियल एड्रेस लिखें। रेजिडेंशियल एड्रेस में मेक श्योर करें कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वहाँ पर टीसीएस डिलीवर होता है, और एटलीस्ट वहाँ पर डाक ज़रूर आती है। अगर बाकी कोरियर वहाँ पर नहीं आते तो आपकी वहाँ पर डाक ज़रूर डिलीवर हो जाती है। अच्छा, ये हो गई आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आपने अपने मुतालिक कुछ बता दिया कि अगर एम्प्लॉयर आपको अप्रोच करना चाहे, आप तक आना चाहे, आप तक पहुंचना चाहे, तो कैसे वो आप तक अप्रोच करे। इसके बाद एक प्रेफरेबली तो आप 2 लाइंस की जो है एक समरी या एक स्टेटमेंट लिख दें अपने मुतालिक
कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ख़ुद को कहाँ देखना चाहते हैं फ्यूचर में। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स गलती कर देते हैं, वो किसी और के सीवी से वो कैरियर ऑब्जेक्टिव या समरी उठा के वहाँ पर लिख देते हैं, जो कि उन्हें खुद नहीं पता होता जिससे उन्होंने ली है कि उसने क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली जब आपने किसी की कॉपी पेस्ट की है ये समरी, तो आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेक श्योर करें कि जो आपने लिखा है वो आपको पता हो और आप उसको एलेबोरेट कर सकें। अच्छा, अब मैं इसके बाद आ जाता हूँ फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कि आप थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है उसको फोकस करें। जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, आप बेसिकली अपने सीवी को कुछ सेगमेंट्स में, कुछ हिस्सों में डिवाइड करते जा रहे हैं। एक हिस्सा आपके मुतालिक बता रहा है आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए, आपकी बेसिकली ये केवाईसी की गई है। अच्छा, उसके बाद अब आप अपनी एजुकेशन बताएं। एजुकेशन में जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, अभी जो रिसेंट आपने डिग्री हासिल की है, और मेक श्योर कि वो डिग्री जिसके अंदर के आपके पास रिज़ल्ट अवेलेबल है, ठीक है, वो डिग्री पेस्ट करें। उसके बाद उससे प्रीवियस डिग्री, लाइक अगर किसी ने 4 इयर्स का बीबीए किया है तो वो पहले बीबीए शो करे, फिर वो उसके बाद अपना इंटरमीडिएट बताए, फिर अपना मैट्रिक बताए कि उसने कहाँ से मैट्रिक पास किया है। अच्छा, इसमें जो आपका एम्प्लॉयर होगा, क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज़ को फोकस करता है कि आपने इंस्टीट्यूशन अपना मेंशन किया, आपने बोर्ड बताया, आप कहाँ से पढ़े, अपना ईयर ऑफ पासिंग बताया। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने डिग्री अपनी मुकम्मल कर ली और उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 साल 4 साल का, फिर भी आप ख़ुद को फ्रेश ग्रेजुएट समझ रहे हैं। और अपना स्कोर लाजमी बताएं। आप स्कोर कैसे बताते हैं? आप अपना स्कोर CGPA में बता सकते हैं, आप अपना स्कोर ग्रेड में बता सकते हैं कि आपने ABCD क्या ग्रेड्स लिए, आप परसेंटेजेस बता सकते हैं कि आप कितने % मार्क्स आपने लिए, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, स्पेशलाइजेशन लाजमी लिखें कि आपने किस में स्पेशलाइजेशन की है। आपने HR में की है, आपने मार्केटिंग में की है, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में की है, आपने इकोनॉमिक्स में की है, क्या आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो लाजमी यहाँ पे मेंशन करें। सब्जेक्ट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सही, ठीक है। लाइक अगर आपने ये लिख दिया कि मैंने FSC की है, तो FSC में अगर आप प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग लिख देते हैं, दैट इज़ एनफ। ठीक है, आगे आपको अपने सब्जेक्ट्स बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्री मेडिकल से पता चल जाता है आपने क्या पढ़ा है, और प्री इंजीनियरिंग से भी पता चल जाता है कि आपने क्या पढ़ा है। सही। अच्छा, अगर हम देखें एज एम्प्लॉयर बेशुमार सीवीज़ आती हैं, उसके लिए कौन सी सीवी जो है मोर अट्रैक्टिव होगी, जिसको देखते साथ ही वो उसको पढ़ने का इरादा करेगा? देखें, जो एम्प्लॉयर है, मैं इस चीज़ के मुतालिक हमेशा से कंसर्न होता हूँ, और मैं इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए कैंडिडेट से ये क्वेश्चन करता हूँ कि भाई आप ही को क्यों रिक्रूट किया जाए, आप ही को क्यों लें। लाइक मेरे पास एक जॉब है और उस जॉब के लिए मेरे पास 20 लोग आए हैं, तो अब मैं जब 20 लोगों से क्वेश्चन करूँगा कि आप ही को क्यों मैं रिक्रूट करूँ, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि वो कैंडिडेट उसका एक कॉन्फिडेंट रिप्लाई या आंसर देने के काबिल हो कि उसको ही क्यों लूँ। देखें, एक आंसर इसका ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर चाहता है कि आप क्या वैल्यू एडिशन करेंगे। आप ये बताएं कि जी मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक वैल्यू एडिशन साबित होऊंगा, जब मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूं तो मैं उसमें वैल्यू ऐड करूंगा। डेफिनेटली हर एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है कि आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे। आप बताएं कि सर हम प्रोसेस री इंजीनियरिंग करेंगे, सर हम न्यू आइडियाज़ लाएंगे, सर मैं एग्जैक्टली सर मैं कॉस्ट सेविंग करूंगा। अगर मार्केटिंग की जॉब है, सेल्स की जॉब है, तो सर हम उसके अंदर जो है नए आइडियाज़ लेके आएंगे, नया ट्रेंड वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इससे एम्प्लॉयर जो है मोर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। साथ में आप अगर आपने कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसा हैंडल किया हुआ है तो आप एम्प्लॉयर को बिल्कुल खुल के बताएं कि सर मैंने ये फ़लाँ प्रोजेक्ट हैंडल किया था, या इंटर्नशिप के दौरान मैंने फ़लाँ वैल्यू एडिशन किया था जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इंटर्नशिप की थी। अच्छा, फिर
आप अपनी, अगर आपने अपने करियर के, अपने एकेडमिक करियर के अंदर अपनी एजुकेशन के दौरान अगर आपने कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह लिए हैं, कोई मेडल्स लिए हैं, कोई इंटर्नशिप में आपने अगर कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, बाज़ औक़ात कंपनियाँ आपको बिल्कुल देती हैं कि भाई इस बच्चे ने हमारे यहाँ आके और ये एक वैल्यू एडिशन किया, ठीक है, या किसी प्रोजेक्ट के दौरान किया है, और इवन अगर आपने कोई CSR किया है, ठीक है, अगर आपने कोई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म की है और आपके पास उसके मुतालिक भी कि आप बता सकते हैं कि मुझे चीफ़ मिनिस्टर ने या गवर्नर ने या मेयर ने ये मेडल दिया था, या हमारे यूनिवर्सिटी के डीन ने या वाइस चांसलर ने मुझे ये रिकग्निशन दी थी, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशंस इन चीज़ों को भी एक्नॉलेज करती हैं और प्रेफर करती हैं। सही। अच्छा, अब कुछ जो सीवीज़ हैं उसमें अदर इंफॉर्मेशन भी एडेड होती हैं, आप क्या समझते हैं कि जो अदर इंफॉर्मेशन की क्या इम्पोर्टेंस है किसी एक सीवी के लिए या किसी एम्प्लॉयर के लिए, और एम्प्लॉई पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो अपनी अदर इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करे अपनी सीवी में? देखें, अगर आप, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ। अगर आप के पास फार्मा की स्पेशलाइजेशन है या फार्मा के किसी लाइन में, फील्ड में आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप स्पेसिफ़िकली फार्मा को टारगेट करके चलें और फार्मा में अपने इंटरेस्ट बताएं यहाँ पर कि मुझे फार्मा में इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे आप अपने इंजीनियरिंग के शौक़ बताने शुरू कर देंगे, ठीक है, तो वो फार्मा वाले इससे अट्रैक्ट नहीं होंगे और इम्प्रेस नहीं होंगे। लाइक अगर मैं कहीं इस्लामियात के टीचर के लिए अप्लाई करता हूँ, तो इस्लामियात के टीचर में मैंने अपने अदर इन्फॉर्मेशन या अपने इंटरेस्ट के अंदर जो मेरे शौक़ हैं या मेरे हॉबीज़ हैं, उसके अंदर मैंने बता दिया कि मैं म्यूज़िक का शौकीन हूँ, ठीक है, मैं म्यूज़िक सीखता हूँ या मैं वायलिन बजा लेता हूँ या मैं सिंगिंग का शौकीन हूँ, तो मेरे ख़्याल में फिर वो मुझे इस्लामियात का टीचर तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आपके जो अदर इन्फॉर्मेशंस हैं या आपके इंटरेस्ट हैं या हॉबीज़ हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, इररेलिवेंट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा सर, कुछ जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको एक शौक़ होता है कि हमारी जो सीवी है वो मैक्सिमम लेंथ हो, उसकी वो बड़ी नज़र आए, ज़्यादा पेजेस पे हो तो शायद एम्प्लॉयर जो है इससे अट्रैक्ट होगा। आप क्या समझते हैं कि सीवी की लेंथ के हिसाब से वो कितने पेजर सीवी हो जो एम्प्लॉयर के लिए कंसिडरेबल हो? देखिए सर, अगर आपने अभी आप फ्रेश हैं और आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका सीवी 2 से तीसरे सफ़े पर मत नहीं जाना चाहिए। आपके मैक्सिमम 2 पेजेस होने चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन 1 पेज के ऊपर ले आएँ, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा पेजेस पे फैली होगी और रेपिटेशन होगी और आप एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होंगे, तो आपके लिए उसको काउंटर करना और उसको डिफेंड करना एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बहुत मुश्किल हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने अभी प्रीवियस उस पे मॉड्यूल पे बात की कि आप कहीं भी अपने सब्जेक्ट्स मत बताएं। देखें, जो इंटरव्यूअर आपका बैठा हुआ है उसके दिमाग में अभी हो सकता है वो आइडिया ना हो, जब आपने उसको बता दिया कि मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है या मैंने लॉ पढ़ा है, तो अगर वो वर्ड पढ़ेगा तो वो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट वहाँ पर ख़ुद जो है अपने लिए मुश्किल खड़ी कर लेता है। सही। सर, अब पोस्ट कोविड-19 सिनेरियो देखें या वैसे भी जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं वो जॉब हंटिंग के लिए जो है वो आम तौर पे कुछ वेज़ जानना चाहते हैं कि जिससे उनको मार्केट में एक अच्छी इनकम की जॉब मिले। तो मौजूदा सिनेरियो में अगर देखा जाए तो वो कौन से जॉब हंटिंग के वेज़ हैं, अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे कैसे जॉब को सर्च आउट किया जा सकता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो, जो उसकी स्टडी बैकग्राउंड है, जो स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, या इवन फ्रेश ग्रेजुएट है तो उसको अपनी स्किल्स के हिसाब से जॉब मिले, अपने नॉलेज के हिसाब से जॉब। थैंक यू जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। और देखें, एक चीज़ होती है राइट अलाइनमेंट, ये इस तरह के एटीट्यूड जो आप बता रहे हैं, इस तरह के एटीट्यूड से आपको अपनी अलाइनमेंट, अपनी डायरेक्शन पता चलती है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे कहाँ जाना है। अगर कोई HR की डिग्री है किसी के पास और HR की स्पेशलाइजेशन है, तो वो डेफिनेटली फिर वो उसी फील्ड और उसी लाइन में जाएगा। अब मैं आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ आता हूँ। मॉडर्न वेज क्या है जी जॉब हंटिंग करने के? देखें, इससे पहले हमारे पास जो एक ट्रेडिशनल वे था और एक ट्रेडिशनल बैटर था,
मोड था वो था अखबारात। ठीक है, अखबारात, और स्पेशली जो हमारे वीकेंड के अखबारात होते थे संडे के, या पहले जब फ्राइडे की छुट्टी होती थी तो फ्राइडे के अखबारात, उनके अंदर जॉब्स आती थी और क्वालिटी जॉब्स आती थी। और वो उस वक्त इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ से, कि ये उस वक्त एक वाहिद मेथड था जॉब सर्च का। सही। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सर अब आज अगर हम उसको देखें मॉडर्न दौर को, और मीडिया का दौर है, और स्पेशली सोशल मीडिया देखें इतना एडवांस हो गया है, फेसबुक के ऊपर बेतहाशा इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, उन पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे प्रोफेशनल ऐप्स हैं लाइक लिंक्डइन है, वहाँ पर बच्चे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ पर वो अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मैं अगर जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल है जॉब हंटिंग का, जो न्यूज़पेपर वाला है, अगर मैं उसको थोड़ा सा फोकस करूं तो उसमें न्यूज़पेपर में फिर आप कोई इंग्लिश एडिशन को प्रेफर करें। अगर आप न्यूज़पेपर की तरफ जा रहे हैं, इंग्लिश एडिशन लें, और वो एडिशन लें जो एक से ज़्यादा शहरों में पब्लिश होता हो सेम टाइम। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर क्वालिटी जॉब्स होती हैं, और स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बाउंड हैं कि उन्होंने उसको पब्लिसाइज करना होता है थ्रू प्रिंट मीडिया, अखबारात। तो जितनी हमारी बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं या कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, वो जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर अपने ऐड पब्लिश करते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि आप जो जॉब इंजन्स हैं, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, उनके ऊपर जो है अपनी डिटेल डालें। फ्रेश ग्रेजुएट्स भी लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ जाके अपना प्रोफाइल बनाएं। ठीक है, रिकमेंडेशंस डलवाएं, अपने प्रोजेक्ट्स डालें, अपनी इंटर्नशिप डालें, और दूसरी चीज़ें वहाँ पर आप अपनी वहाँ पर कह लें कि फीड करते जाएं और उसका डाटा वहाँ पे डालते जाएं। एक बहुत बड़ी टिप है सब लोगों के लिए कि आप अपने प्रोफाइल को वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट करते जाएं। अब देखें, हमने एक तीसरा लफ्ज़ सीख लिया, प्रोफाइल। अब जो आपने सीवी को समझ लिया, आपने रेज्यूमे को समझ लिया, अब आप प्रोफाइल की तरफ आ गए। अब जो आपने लिंक्डइन में अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सब आपका प्रोफाइल बन गया। आप अपने प्रोफाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करते जाएं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्किल जो आपने नया सीखा हो, हर महीने 2 महीने के बाद वहाँ पर जाकर उसको ऐड करते। आप चाहें तो डेली बेस पे भी ऐड कर लें। अगर आपने ऑनलाइन कोई ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ लिया है और उससे आप इंस्पायर हुए हैं और आपने उससे कुछ लर्न किया है, तो वो चीज़ आप वहाँ डाल दें। ऑनलाइन को कोर्स कर लिया तो उसको वहाँ पे डाल दें। ठीक है, एक चीज़ को मेक श्योर करें कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज़ से जो है फेडअप हो जाता है और वो इरिटेट होता है कि एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन आप बार बार रिपीट कर रहे हो। सही जी सर। सही। अच्छा सर, सीकर्स का हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इस इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह हम उसका लिंक भी देंगे। आप भी सीकर्स प्रोफेशनल के हवाले से एक आपका काफ़ी फीडबैक और वैल्यूएबल जो है इनपुट रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। इसके अलावा कोई आप कुछ ऐसे सर्च इंजन्स लाइक जो जॉब के हवाले से जो फ्रेश ग्रेजुएट को बेनिफिट दे सकें, हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे भी हम जॉब शेयर करेंगे। अदर देन वो व्हाट्सएप ग्रुप के ख़ुद अगर किसी सर्च इंजन पे जाके जॉब वगैरह सर्च करना चाहें तो वो कोई ऐसे फेमस वेबसाइट्स बता दें, कोई सर्च इंजन्स बता दें जिसको फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो एक्सेस कर सकें। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो सर्च इंजन्स हैं, जहाँ पर के वो लोग ख़ुद से भी जॉब पोस्ट करते हैं, और वो लोग मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल साइट्स हैं वहाँ पर जाकर, लाइक जैसे लिंक्डइन है, वहाँ से भी वो टैलेंट को हंट करते हैं, एक्सपीरियंस भी और इनएक्सपीरियंस भी, दोनों तरह के। तो आप पाकिस्तान में मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जिनमें कि इंडीड है, rozy.pk है, करियर पाकिस्तान है, ब्राइट स्पायर है, बेरोज़गार है, मुस्तकबिल है, टैलेंट हंटर्स है और jobs.pk। तो इनके पेजेस के ऊपर आप जाएं
और इन ग्रुप्स को भी ज्वाइन करें, इनके पेजेस भी लाइक करें और अपना प्रोफाइल भी वहाँ पे शेयर करें। अगर आप अपना प्रोफाइल शेयर करने की आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप कम से कम जब उनका पेज लाइक कर देते हैं फेसबुक पे या वैसे उनकी वेबसाइट को विजिट करते रहते हैं तो आपको वहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो कि आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। और वो आपसे चॉइसेस पूछ लेते हैं कि आप किस किस्म की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और किस किस्म की जॉब चाहते हैं, तो वो उस तरह के रेलिवेंट अलर्ट्स आपको रिसीव होने शुरू हो जाते हैं। सही जी सर। अच्छा सर, हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स का ना एक रुझान है मिडल ईस्ट की तरफ, तो क्या कुछ वहाँ पे आप उनके हवाले से कुछ टिप्स देना चाहें, कोई सर्च इंजन बताना चाहें कि जो जेन्युइन जॉब्स प्रोवाइड करें, और कोई टिप्स स्पेशली ग्रेजुएट्स जो है ना वो आजकल कुछ फेक ईमेल्स भी आती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आती हैं। इस हवाले से थोड़ा सा हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स को गाइड कीजिएगा। देखें, जैसे पहले मैं शुरू करता हूँ, जो आपने पॉइंट रेज़ किया कि फ़ेक ईमेल्स आती हैं, आप किसी भी ईमेल को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए ना करें कि जो मिडल ईस्ट में स्पेशली और इवन पाकिस्तान में भी जो भी कंपनियाँ होती हैं वो अपने करियर पेज पे उस जॉब को लाजमी पोस्ट करती हैं। जब आप उनके उस करियर पेज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर वो आपको जॉब डिस्प्ले नज़र आती है, वो जॉब एडवर्टाइज होती है। पाकिस्तान में तो प्रिंट मीडिया में भी जॉब्स आ जाती हैं, वहाँ से भी हमें कंफर्म हो जाता है। ठीक है, फिर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करें कि क्या वो पोजीशन वहाँ पे अवेलेबल है क्या नहीं। अच्छा, अब जहाँ तक हो गई मिडल ईस्ट की बात, तो मिडल ईस्ट में हमारे पास सबसे बेहतर तो ये है कि आप वहाँ पर विज़िट वीज़े पे चले जाएं। ठीक है, मिडल ईस्ट की हमारे जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ हैं, सऊदीया, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं कहीं तो पहले मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप विज़िट पे चले जाएं, क्योंकि एम्प्लॉयर ये प्रेफर करता है कि कैंडिडेट उसके सामने मौजूद हो। इंडियंस और बांग्लादेश और श्रीलंका और फ़िलीपींस से बेतहाशा लोग जाते हैं, और जो लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ चले जाते हैं और एम्प्लॉयर के सामने बैठे होते हैं और एम्प्लॉयर उनको पर्सनली मिल के उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेता है, इंटरव्यू कर लेता है, वहाँ पर उनको इम्प्रेस करने का एक अच्छा मौका मिलता है, बजाय उसके कि कैंडिडेट पाकिस्तानी है, ठीक है, पोटेंशियल कैंडिडेट, और वो पाकिस्तान में बैठा है। तो प्रेफरेबली आप वहाँ पर विज़िट पर मौजूद हों। अच्छा, इसके अलावा आप ये करें कि जिस तरह से मैंने पाकिस्तान के आपको कुछ पेजेस बताए, आप इसी तरह से गल्फ़ में जो एक्सक्लूसिवली गल्फ़ की मार्केट के लिए काम कर रहे हैं उन कंपनियों को, जॉब हंटर्स को जाके जो प्लेसमेंट का काम भी करते हैं, उनके पेजेस को लाइक कर लें और अपना CV वहाँ पर शेयर कर दें उनके साथ। सर कोई 2-3 ऐसे सर्च इंजन गल्फ़ के लिए भी बता दें। एक तो जी बहुत मशहूर कंपनी है और उसके पास समझ लें सबसे बड़ा शेयर है मिडल ईस्ट का, Bayt.com, BAYT, Bayt.com। इसके बाद एक है नौकरी गल्फ़, और तीसरा एक है gulftalent.com। ये सब UAE से ऑपरेट होते हैं और आलमोस्ट UAE की तमाम मार्केट के अलावा मिडल ईस्ट को और इवन फार ईस्ट और यूरोप वगैरह में भी ये लोग प्लेसमेंट्स करवाते हैं। सही। अच्छा सर, हमारे जो फर्स्ट 2 मॉड्यूल हैं उसमें एक फ्रेश ग्रेजुएट ने जॉब सर्च कर ली अपने लिए और अब अपने CV को अपडेट कर लिया, वैसे बना लिया सर्च इंजन्स के ऊपर, अब उसको कहीं से कॉल आ जाती है। अब 2 मरहले हैं इसके आगे, एक इसके टेस्टिंग के हवाले से है, बाद जो जॉब देने वाले हैं एम्प्लॉयर्स हैं वो टेस्टिंग जो है वो उनका यानी कोई ना कोई टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू स्किल्स बड़ी मैटर करते हैं कि उन्होंने आगे अब जॉब को सिक्योर करना है। तो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि किसी एक कैंडिडेट को अपने आप को टेस्टिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? देखें, टेस्टिंग हमारा तीसरा मरहला है और टेस्टिंग की अहमियत हमेशा से मौजूद है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, लेकिन अब ये अहमियत कुछ बढ़ गई है, क्योंकि मैंने थोड़ा रीसेंट पास्ट में एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी टेस्टिंग रख देती हैं। लाइक वो उनसे कहते हैं जी आप चलें, लाइक जैसे आजकल कोरोना है तो एक कैंडिडेट जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस है और वो एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है और एक जॉब के लिए अप्लाई करने आया, तो उसके जस्ट वो राइटिंग स्किल्स असेस करने के लिए उससे कहते हैं आप कोरोना के ऊपर एक 2 पेजेस लिख दें, ठीक है, या 100 लाइन्स लिख दें या 50 लाइन्स लिख दें, सो ऑन। ठीक है, तो देखें जब आप
एम्प्लॉयर के पास चल के जा रहे होते हैं तो बॉल एम्प्लॉयर की कोर्ट में, अब वो जैसे चाहे आपको ड्राइव कर ले। अच्छा, टेस्टिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा आज का फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो उसके ऊपर ज़्यादा बात होगी। तो वो पहले तो ये देखें कि मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, डोगरसंस, किताबिस्तान और बहुत सारे जी, NTS की बहुत सारी किताबें हैं, CSS की बहुत सारी किताबें। वो किताबें, वो बुक्स मार्केट से ख़रीदें और उनको पढ़ा करें। अच्छा, आपको करना क्या है कि बहुत सारी जो कह लें कि एकेडमीज़ हैं और बहुत सारे जो प्रोफेशनल लर्निंग के इदारे हैं, वो कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं टेस्टिंग के लिए, तैयारी भी करवाते हैं, जैसे कि NTS की तैयारी होती है, आप सब लोग जानते हैं। उसके साथ साथ आप डायरेक्ट NTS की क्लास भी ले सकते हैं, GMAT की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर जो टेस्टिंग करते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की, उसमें ज़्यादा स्टफ़ जो होता है वो GMAT का होता है। ठीक है, जब हम GMAT की बात करते हैं तो GMAT में आपको पता है कि 2 चीज़ें बेसिक्स हैं जिनको के टेस्ट किया जाता है। उसमें से एक बेसिक मैथ्स और एक बेसिक इंग्लिश। ठीक है, आप जिस मर्ज़ी इंडस्ट्री के अंदर चले जाएं, वहाँ पर आपको बेसिक मैथ्स और बेसिक इंग्लिश से लाजमी आपका वास्ता पड़ेगा, जिसमें कि मैं प्रेफर करता हूँ कि इंग्लिश एट अ अपर साइड। अच्छा, इन दोनों से हट के एक तीसरी चीज़ जो कि बहुत अहम है कि आपको जर्नल नॉलेज का आइडिया होना चाहिए। लाइक जब हम बैंकिंग इंडस्ट्री में देखते हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जब आप किसी बैंक की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ टेस्ट होता है, तो वो 2-3 चीज़ें पूछ लेते हैं कि जी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बता दें। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है बैंकिंग की, कायदे आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ओपनिंग कब की थी। तो आपको बेसिक नॉलेज बैंकिंग का होगा तो आप बैंकिंग का टेस्ट देने के लिए जाएंगे। उसके बाद वोकैबुलरी, आपके पास एक हैंडसम अमाउंट वोकैबुलरी की होनी चाहिए। लाइक जैसे अभी मैंने कोरोना का जिक्र किया, कोरोना से पहले जब टेस्ट होते थे तो लोड शेडिंग, आपको पता है एक वक्त में बड़ी अरूज पे होती थी, तो लोड शेडिंग के ऊपर कह दिया जाता था कि कुछ लिखें, फ्लड्स के ऊपर लिखें। मींस कि आपकी राइटिंग कैपेसिटी देखी जाती है। अब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं भी चले जाएं, आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी लिखे बगैर जान छूट जाएगी, और जो लोग इस चीज़ में थोड़े कमज़ोर होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। यू नो दैट। आपकी एनालिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, आप चीज़ों को देख के, ऑब्ज़र्व करके जल्दी डिसीजन लेने के काबिल हों। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को प्रेफर करती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी है। ठीक है, इस तरह की आपकी रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपको बेसिक मैथ के साथ दे दी जाती हैं। मुख्तलिफ पिक्चर्स, मुख्तलिफ डायाग्राम्स और इस तरह की चीज़ें दे दी जाती हैं। आपकी रीडिंग कैपेसिटी सर्च करने के लिए आपको छोटी छोटी सिचुएशंस और केस स्टडीज़ दे दिए जाते हैं कि वो आप पढ़ें, और एंड पे दिए गए 4, 5, 6 क्वेश्चंस का एक छोटा सा केस स्टडी दे दिया जाता है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ये भी करती हैं कि उसको केस स्टडी की बेस के ऊपर आगे कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, और आपको लिमिटेड टाइम दे दिया जाता है कि क्या आप 10 मिनट में टाइम उसको रिजॉल्व कर पाए केस स्टडी को पढ़ने के बाद। कुछ ने 7 में कर लिया, कुछ ने 8 में कर लिया। तो जिसने जितनी जल्दी कर लिया और उसके जितने अच्छे आंसर हुए, मार्क्स हुए, तो उसको फिर वो समझ जाते हैं कि यार ये हमारे लिए एक सूटेबल है। आपकी राइटिंग स्पीड देखी जाती है कि आप कितनी देर में कितने वर्ड्स लिख लेते हैं। क्रिएटिव राइटिंग की बात की जाती है। ठीक है, देखिए मैं बड़ी डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ कि क्रिएटिविटी कितनी है। कल को जब ऑर्गेनाइजेशन को कहीं रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी, तो क्या आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बोल पाएंगे, बात कर पाएंगे, कुछ क्रिएट कर पाएंगे। और केस स्टडीज़ पढ़ते रहा करें। हमारी अपनी इंडस्ट्री से एग्जैक्टली उस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप केस स्टडीज़ पढ़ते रहा करें, देखते रहा करें। लाइक अगर किसी ने कॉटन इंडस्ट्री में जा रहा है या इसमें जाना है अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, पाकिस्तान में कॉटन कितनी ग्रो हो रही है, वगैरह वगैरह। बेसिक स्टैट्स आपके पास अवेलेबल हों। ठीक है जी, सही।
अच्छा सर, इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो फ्रेश ग्रेजुएट्स का उनको कोई एरिया वीक होता है, लाइक राइटिंग में या कोई ऐसी चीज़ जो आपने बताई है, उसको कैसे इन्हांस किया जाए, उसको कैसे फोकस किया जाए? लाइक मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि यार मैं स्पेलिंग्स मेरे वीक हैं, ठीक है, या मैं कहता हूँ कि यार मैं एनालिटिक्स में मैं वीक हूँ, मुझे चीज़ों का एनालिसिस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मैं जो मेरी राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी पुअर हैं, तो आप जिस चीज़ में भी पुअर हैं प्लीज़ उसके ऊपर वर्किंग करें, उस पर मेहनत करें। अगर आपको लगता है कि आप रीडिंग में थोड़े से पुअर हैं और स्लो हैं, तो आप एक पेज को पढ़ें, उसी से मिलता जुलता एक और पेज पढ़ें और पढ़ते चले जाएं और देखें कि आप फिर एक पेज कितनी देर में पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। जो लोग NTS वगैरह की और GMAT और GAT वगैरह की तैयारियां करवाते हैं, वो इस चीज़ को बच्चों को बाकायदा एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि आपके पास ये 90 सेकंड्स हैं, उसमें आपने ये इतना पोर्शन पढ़ना है और नीचे 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आपने आंसर देने हैं। तो वहाँ पर हम फ्लैट हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। किसी सीनियर से गाइडेंस ले लें, किसी सीनियर की हेल्प ले लें। और मॉक क्लासेस बहुत सारी जो हमारी GMAT GAT NTS की बुक्स हैं, उनमें मॉक टेस्ट भी दिए गए होते हैं, वो मॉक टेस्ट खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बी योर ओन जज। सही सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब वो स्टूडेंट इन तीनों फेजेस से गुजर के अब वो इंटरव्यू स्टेज पे पहुंच गया, और इंटरव्यू जो स्किल्स हैं वो किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए स्पेशली बड़ी ज़रूरी हैं। वो आल दो कि उसने CV बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, उसने टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, उसने जॉब भी ढूंढ ली है, मगर अब सामने एम्प्लॉयर बैठा है। अब उस फ्रेश ग्रेजुएट को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है कि वो अपने इंटरव्यू में अपने जो एम्प्लॉयर हैं उनको सेटिस्फाई कर सके? इंटरव्यू स्किल्स क्या चाहिए फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए? अमार भाई, मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा, बीइंग अ पैनलिस्ट भी मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की इंटरव्यूज़ करते हुए, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आए जिनका कि एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा था, ठीक है, और या जिन्होंने कि टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर लिया हुआ था, ठीक है। हमने उनकी राइटिंग स्किल्स भी देखी, उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, टेस्ट का स्कोर भी बड़ा अच्छा था, सब कुछ ठीक था। उन्होंने जनाब 3.78 CGPA भी लिया गया था, लेकिन वो प्रेजेंटेबल नहीं थे। जब वो और इंटरव्यूअर के सामने आए या पैनल के सामने आए, भले एक बंदा इंटरव्यू ले रहा है, भले एक पैनल बैठा हुआ है 3 4 5 लोगों का, तो वहाँ पर बिल्कुल फ्लैट हो गए, ठीक है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो हमने तो उस्तादों से ये चीज़ सीखी कि भाई शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, ठीक है, किसी को सामने बिठा के बोलें, ठीक है। तो मुख्तलिफ गैजेट्स हैं, मुख्तलिफ तरीके, आप ख़ुद से ये चीज़ देखें। सबसे बेसिक चीज़ जो यहाँ पे मैटर करती है वो आपका कॉन्फिडेंस है। सही। सबसे पहली चीज़ कि आपका कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरव्यू का आगाज़ इंटरव्यू से पहले ही हो जाता है। आप 1 या 2 दिन पहले, बॉयज़ के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले आप अपना हेयर कट देखें, ठीक है। अगर आप ख़त बनवाते हैं, शेव करते हैं, शेव देखें, अपना ख़त देखें, अपना हेयर कट देखें, ठीक है। देखें, बहुत सारे मैंने बॉयज़ को ऐसा देखा, लड़कों को ऐसा देखा कि वो जब फर्स्ट टाइम कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं तो उन्हें किसी ने गाइड ही नहीं किया हुआ था और वो वहाँ पर हीरो बन के जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हंस रहे होते हैं, वो एक मैसेज ये जा रहा होता है कि यार ये नॉन सीरियस है। कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी चीज़ें पसंद नहीं की जाती, ठीक है। आप जॉब ज्वाइन कर लें, कंटिन्यू कर लें, अपने बाल बढ़ाने का शौक़ बाद में पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर ऐसे भी स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो आपको बाद में भी कह देते हैं कि भाई कटिंग करवाओ, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल करें। सबसे पहला काम अपना हेयर कट। आपके पास एक एम्पल टाइम होना चाहिए। मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम हो, या जब आपने जॉब सर्च शुरू कर दी तो आपके पास 1-2 सूट अवेलेबल हो रीज़नेबल कलर के। इंशाल्लाह हम बाद में इसके ऊपर बताएंगे कि कैसे होने चाहिए। आपके पास नेक टाई अच्छी अवेलेबल हो, आपके पास शर्ट्स अच्छी अवेलेबल हो डिसेंट किस्म की, जो मर्दों के लिए सूटेबल हैं। लड़कियों के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी बड़ी डिसेंट किस्म की और मेच्योर किस्म की, मैं मेच्योर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेच्योर किस्म की ड्रेसिंग अवेलेबल हो। शूज़ बड़े डिसेंट और रीज़नेबल आपके पास शूज़ अवेलेबल हों, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के पास। मैं एक टिपिकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि आपकी ड्रेसिंग हरगिज़ ऐसी ना हो कि लगे जैसे आप किसी शादी के फंक्शन पे आए हैं। प्लीज़ ऐसी ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, लड़कियों की ऐसी ड्रेसिंग ना हो कि लगे कि जैसे आप किसी तेल मेहंदी के फंक्शन पे आई हुई हैं, ठीक है, किसी का वलीमा अटेंड कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, लेकिन आपको गाइड करना है कि ऐसे ही सोचता जी है बिल्कुल, ये इंटरव्यू देने के लिए आए हैं या किसी दोस्त की शादी के फंक्शन में आए। जी बिल्कुल, आप सर चमकीली भड़कीली किस्म की ड्रेसिंग करके ना आएँ। ड्रेसिंग अपनी 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप चेक कर लें, आपको फिट है, उसको पहन के देखें, उसको प्रेस कर लें प्रॉपर, एटलीस्ट 1 रात पहले 1 दिन पहले। एक बड़ी ख़ास बात, जो जहां आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है, अगर वो जगह किसी दूसरे शहर में है तो आपको एक रीज़नेबल अपना टाइम मैनेजमेंट करनी है कि आप एक मुनासिब वक्त में वहाँ पहुँच जाएँ, ठीक है, एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाएँ। सही, ठीक है। लाइक अगर कोई इस्लामाबाद से ट्रैवल करके लाहौर आ रहा है और वो समझता है कि बस टैक्सी का टाइम डाल के मुझे 5 घंटे टोटल लग जाएंगे, तो वो कम से कम 7 घंटे उसको कंसिडर करे और 2 घंटा पहले पहुँचे। और अगर आपका ट्रैवल 3 घंटे से ज़्यादा का है तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप ओवरनाइट पहुँच जाएँ, 1 नाइट पहले वहाँ पहुँचें, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रैफिक का और अपने सफ़र का बर्डन भी होता है और आप फिर प्रॉपर इंटरव्यू नहीं दे पाते। ये बात हो गई। जिन्होंने लोकल आना है वो भी ये देख लें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बाज़ औक़ात हमें 2-2 घंटे ट्रैवल करने में लग जाते हैं, ट्रैफिक जैम्स हैं या बारिश हो गई से जिस दिन आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज कर लें। एक ख़ास बात, आपको लोकेशन का प्रॉपर पता हो, अच्छे तरीके से पता हो। मैंने सर ऐसा भी देखा कि लोग इंटरव्यू वाले दिन आके रास्ता ढूंढते फिर रहे हैं और वो बाकायदा वो उस कंपनी को, उस इंटरव्यूअर को कॉल कर रहे होते हैं कि सर हमें आपकी जगह नहीं मिल रही। तो ये आपका जो है ना तमाम इम्प्रेशन वो ज़ाया हो गया, ठीक है जी। सारा होमवर्क यानी इंटरव्यू से पहले कंप्लीट एग्जैक्टली। और एक आखिरी टिप मैं देना चाहूँगा कि आपकी जो अपीयरेंस है, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप कैसे नज़र आएँ, ठीक है। वहाँ मेरे से पूछ रहे थे कि डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए इंटरव्यू के, तो मैं थोड़े से आपके डूज़ एंड डोंट्स बता देता हूँ कि जब आप लाइक उस कैबिन में या उस रूम में या उस हॉल में एंटर हो रहे हो जहाँ पर कि इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, तो वहाँ पर आप परमिशन लेके या नॉक करके एंटर हो। आपने नॉक किया, अंदर से जवाब नहीं आया, आप दरवाज़ा ओपन कर लें। देखें आपको किसी ने आपकी प्रेजेंस को नोटिस किया, जब किसी ने आपको नोटिस किया, यस कम इन कह दिया, तो आप चले जाएं। जब तक वो आपको अलाउ ना करें आप अंदर ना जाएं, ठीक है। या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको बाहर बुलाने आए कि आइए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, तब आप फ्रीली चले जाएं साथ, ठीक है। एक बात, मगर परमिशन ले लें, सबसे बेहतर है। अगर वहाँ पर कोई एक साहब बैठे हैं इंटरव्यूअर, ठीक है, कैंडिडेट भी मेल है और इंटरव्यूअर भी मेल है, तो आप शेक हैंड कर लें। अगर एक से ज़्यादा लोग बैठे हैं तो शेक हैंड रिकमेंडेड नहीं है। अगर एक इंटरव्यूअर मेल है, पैनल इंटरव्यू है, और एक फ़ीमेल है, तो वहाँ पर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शेक हैंड मत करें। सही। और अब तो वैसे भी ये जो कोरोना का जो सिनेरियो चल रहा है, उसके बाद तो आप तसव्वुर भी ना करें शेक हैंड का, तो प्रेफरेबली आप शेक हैंड ना करें, मुंह से सलाम कर लें, अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद आपने जो पहला काम करना है, सीक परमिशन टू सिट, इजाज़त लें कि सर मैं बैठ सकता हूँ, मैडम मैं बैठ जाऊँ, ठीक है। या वो ख़ुद आपको ऑफ़र करेंगे कर्टसी में। ये चीज़ें नोट की जाती हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपने फटाफट कुर्सी खींची और बैठ गए। अच्छा देखिए, कुर्सी खींचने की बात हुई तो कुर्सी खींचने की आवाज़ भी ना आए। अगर कुर्सी आगे है और आप कुर्सी खींच के बैठ रहे हैं तो ये भी मैनर्स के अगेंस्ट है। आप कुर्सी उठा के पीछे करें और जब तक आपको बैठने को कहा ना जाए प्लीज़ मत बैठें, ठीक है। ये बेसिक जो है ना समझ लें कि एटिकेट्स हैं जो कि आपको सिखाए जा रहे हैं। आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए जो कि बड़ी मशहूर अप्रोच है, दैट इज़ दी लिसन फर्स्ट अप्रोच, कि आपने सुनना है। सही। आपने सुनने को प्रेफर करना है। कोई ऐसी बात जो कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछी और आप अच्छी तरह से सुन नहीं पाए, प्लीज़ आस्क हिम और हर कि सर प्लीज़ ज़रा रिपीट कर दीजिएगा, ठीक है, या मुझे समझ नहीं आई या मैं सुन नहीं पाया। इससे कोई आपकी शान में कमी नहीं आ जाएगी, लेकिन एक कम से कम गलत आंसर देने की बजाय या एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की बजाय आप उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। और अगर आपको नहीं आता तो माजरत कर लें, सॉरी कर लें, एक्सक्यूज़ कर लें। सही।
सर कुछ मज़ीद टिप्स इंटरव्यू स्किल्स के हवाले से जो एक फ्रेश ग्रेजुएट को जिनका ख्याल रखना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वो भी थोड़ा सा ऐड कर दें। डूज़ और डोंट्स आपने बता दिए, कुछ ऐसी टिप्स जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा ज़रूरी हों इंटरव्यू में अपीयर होने के हवाले से। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी टू द पॉइंट अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस को रिप्लाई करते हुए। जितनी बात पूछी गई है उतनी का ही आंसर दें, उससे आगे मत बढ़ें, ठीक है? क्योंकि आप जितना डिटेल्ड आंसर देंगे उतना अपने लिए मसला खड़ा कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाज़ मैंने इंटरव्यूअर्स को देखा है कि वो बिला वजह जो है फ्रैंक होने की कोशिश कर रहे होते हैं कैंडिडेट के साथ। अब कैंडिडेट भी आगे से फ्रैंक होकर कोई ना कोई बात ऐसी कर देता है जो कि नेगेटिव ली जाती है। उसने इंटरव्यूअर ने जो भी कह दिया, उसने अगर कुछ ऐसी बात कह दी कि वाह यार, ये जो आपने टाई पहनी हुई है मैंने फ़लाँ फ़िल्म में देखी थी, ठीक है, मैंने फ़लाँ ड्रामे में देखा था, लाइक, या उसने आपको देख के कह दिया कि यार आप तो वसीम अकरम ही लगते हैं देखने में, तो आप उस चीज़ पे क्रॉस कमेंट कभी भी ना करें, ठीक है? उसने कमेंट कर दिया, आप वो कमेंट सुन लें, जवाब में कमेंट ना करें, मुस्कुरा दें या एटलीस्ट खामोश रहें। मैक्सिमम आपने करना है तो मेरी तरफ से आपको सिर्फ मुस्कुराने की इजाज़त है कि सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा दें। अच्छा, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं जी, दो तरह के आंसर्स होते हैं, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड वो हैं कि जिनमें के इंटरव्यूअर के पास कोई आगे फर्दर क्वेश्चन करने की उस टॉपिक से रिलेटेड चॉइस नहीं होती, और जो ओपन एंडेड होते हैं उसमें आप उसको ओपन छोड़ देते हैं कि भाई आप इसमें मज़ीद चीज़ पूछें, ठीक है? अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मेंटल स्टेटस, आपकी मेंटल स्टेट वहाँ पे बहुत मैटर करती है कि आप किस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड और किस मेंटल स्टेज के ऊपर वहाँ पर गए हैं। अगर आप बिल्कुल घबराए हुए हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं तो आप फौरी तौर पे एक्सपोज हो जाएंगे। ये चीज़ आपके लिए एक समझ लें कि किलिंग जो है ना वो साबित होगी। और कोशिश करें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नज़र मत आए, नॉर्मल रहें, ख़ुद को रिलैक्स रखें, अच्छी तरह से सुने, लिसनिंग को अपनी बेहतर करें, इम्प्रूव करें और टू दी पॉइंट रहें और स्पेसिफिक रहें। सही है सर। आखिर पे चूँकि ये जो आपका इंटरव्यू है, ये जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारे जो डिफरेंट सोशल मीडिया हमारे जो फोरम्स हैं, जो सीकर्स का व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और यूट्यूब जो चैनल है, उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि इसको जितना मैक्सिमम हो सके फ्रेश ग्रेजुएट्स तक इसको पहुँचाया जाए। तो आपका क्या मैसेज है? एक सोच ये पाई जाती है आम तौर पे स्टूडेंट्स के लिए कि पाकिस्तान में जॉब नहीं मिलती या फ़ॉरेन में जॉब नहीं मिलती, तो वो मेहनत कुछ अर्सा एक दो जगहों पे अप्लाई करते हैं, वहाँ से प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता, वो फेड अप हो जाते हैं। आप बीइंग अ पैनलिस्ट और बीइंग अ इंटरव्यूअर, आपने काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स को देखा होगा, तो क्या मैसेज है आपका सीकर्स के प्लेटफॉर्म से, टीम अब्दुल अमार मुनम की तरफ से और जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है वो अब 14 अगस्त भी आ रहा है, वो इस कंट्री के लिए कुछ करें। इसके लिए आप क्या समझते हैं कि उनको क्या किन किन चीज़ों के ऊपर उम्मीद दिलाना ज़रूरी है हमारे फोरम से? देखें, सबसे पहली मेरी तरफ से तो आप लोगों को ये रेकमेंडेशन और एडवाइस है कि कॉन्फिडेंट होके जाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जिस इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं उस इंडस्ट्री का और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बेसिक नो हाउ नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है? लाइक मैं बात करता हूँ बैंकिंग की, तो जब कोई कैंडिडेट बैंकिंग के लिए फ्रेश कैंडिडेट स्पेशल इंटरव्यू देने के लिए आता है तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि बैंक क्या होता है, बैंक क्या करता है, ठीक है, बैंक क्यों बनाया जाता है, ठीक है? तो आपको ये पता हो कि आप क्या इनके आंसर देंगे, क्या पॉसिबल आंसर होंगे। अच्छा, अब फिर इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, सपोज़ मेरी कंपनी है ABC इंटरप्राइजेज़, आप ABC इंटरप्राइजेज़ के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो मैं अब आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जी अमार भाई, आप ABC इंटरप्राइजेज़ के मुतालिक क्या जानते हैं? जब आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक जानते ही नहीं हैं तो आप इंटरव्यू क्या देंगे? आप उसमें वैल्यू एडिशन क्या करेंगे? आप कल को उसके अंदर कंट्रीब्यूट क्या करेंगे?
ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन और उस इंडस्ट्री, और ख़ास तौर पे एक तीसरी टिप आपको दे रहा हूँ कि उसका जो पीयर ग्रुप है और उसके कंपेटिटर्स हैं, उनके मुतालिक आप एक हैंडसम इंफॉर्मेशन और नॉलेज ग्रैब करके जाएं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद जमील साहब, आज हमारे साथ थे और इन्होंने अपने जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस थे वो आपसे शेयर किए। हम उम्मीद करते हैं कि फ़्रेश ग्रेजुएट्स आगे आएंगे। यूथ एम्पावरमेंट के लिए हमारी सारी काविश है और हम सारा ये जो काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वॉलंटियर वर्क है और हम सिर्फ़ एक सोच रखते हैं कि जो हमारे मुल्क की जो यूथ है वो आगे आए, इस मुल्क को सर्व करे और अपना जो है वो इनपुट दे। और बाकी फिर मुस्लिम उम्मा की बात आती है, बाकी वो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कल ये दिए से दिया जले और ये आगे वो चीज़ें इनको शेयर करें आगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जमील साहब के साथ किसी नए सेशन के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। टीम अब्दुल अम्मार मुनम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू।